नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा खास, मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम न्यूटन्स लॉ के बारे में समझेंगे। यानी कि न्यूटन ने किसके बारे में नियम दिए थे, उनके कौन कौन से नियम है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, न्यूटन के नियम को सुनते ही काफी बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन आपका भाई है ना बिल्कुल आसान शब्दों में बताने के लिए। तो चलिए, बिल्कुल आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, विद एग्जांपल के साथ। आपको रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, न्यूटन ने अपने मुख्यतः 3 नियम दिए थे, गति से रिलेटेड 3 नियम दिए थे, मतलब गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं करें। तो देखो, सबसे पहले जो न्यूटन ने पहला नियम दिया था वो है जड़त्व का नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसको कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं संवेग का नियम। और तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम को कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या समझे? एक बार और रिपीट करता हूं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा नियम यानी न्यूटन का दूसरा नियम संवेग का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम इंग्लिश में कहते हैं। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हिंदी में कहते हैं। देखो, आप समझ लेते हैं न्यूटन का पहला नियम। जो न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, ये क्या कहता है? देखो, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिज अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। मतलब क्या है? देखो, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिज अवस्था में है तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। मान लेते हैं कि एक ये सरफेस है, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है। अगर इस पर हम एक गेंद को छोड़ते हैं, अगर इसका एक गेंद को बी वेग से इधर की ओर फेंकते हैं तो वह उसी वेग से आगे बढ़ती जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बी वेग से मान लेते हैं इसको लुढ़क रही है गेंद, इस किसी जमीन पर गेंद लुढ़क रही है, तो क्या कभी वो रुकेगी नहीं, हम जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, बाह्य बल का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही उस पर बल लगाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये गेंद यहाँ पर इस सरफेस पर लुढ़केगी तो इस फ्रिक्शन भी लगेगा। इस फ्रिक्शन भी एक प्रकार का बल होता है। और इसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी लगेगी, यानी कि बाह्य बल हुआ ना, वो भी एक तरीके से बाह्य बल हुआ। मतलब बाह्य बल का मतलब ये नहीं कि हम ही उस पर आगे की ओर रोकने लगे या बल लगाएं। देखो, फ्रिक्शन भी एक प्रकार का बल है और एयर रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का बल है, जिसके कारण जो गेंद की चाल है वो धीरे धीरे धीमी होने लगती है। वो एक टाइम पर गेंद भी रुक जाती है, समझे ना। लेकिन अगर इसी गेंद को हम निर्वात में या स्पेस में छोड़े तो वह नहीं रुकेगी, क्योंकि वहां पर कोई भी सरफेस नहीं होती है। जिस वेग से वो गेंद चलती जाएगी उसी गेंद से चलती जाएगी, हमेशा के लिए नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर इसी गेंद को हम निर्वात या स्पेस में छोड़ें तो उसी वेग से आगे की ओर गति करने लगेगी, क्योंकि वहां पर कोई सरफेस नहीं है और ना ही वहां पर कोई वायु है इसको रोकने के लिए, समझे ना। चलो एक एग्जांपल हो लेते हैं। देखो, अब जो ये जड़त्व का नियम है, अगर न्यूटन को जो मतलब पहला नियम है जड़त्व का नियम, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये जड़त्व भाई ये है क्या आखिर। देखो, किसी वस्तु का जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व समझ लेते हैं क्या कहता है। देखो, जो विराम का जड़त्व है, अगर कोई मान लेते हैं कि ये एक मेज है, अगर इस पर एक किताब रखी है तो वह उस किताब विराम अवस्था में रखी है, किताब रखी है तो वह उसी अवस्था में रखी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने रखी तो यहाँ पर खिसक से यहाँ पर हो जाए, मतलब इधर से खिसक कर इधर साइड में हो जाए, ऐसा नहीं है। जिस जगह पर आपने किताब को रखा है उसी जगह पर रखी रहेगी। इसी को कहते हैं हम विराम का जड़त्व। जब तक कि इसको उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे वह अपने आप नहीं दूसरी जगह पर जाएगी। इसी को कहते हैं विराम का जड़त्व। यानी कि विराम का जड़त्व यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना ही पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर जब तक हम इसको किताब को दूसरी जगह उठाकर नहीं रखेंगे तो ऐसा तो है ना कि अपने आप उठकर दूसरी जगह चली जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, इसी को कहते हैं विराम का जड़त्व। और जो दूसरा मतलब कि वस्तु का गति का जड़त्व होता है उसको समझ लेते हैं गति का जड़त्व क्या होता है। देखो, गति का जड़त्व ये होता है कि मान लेते हैं गति का जड़त्व अभी मैंने बिल्कुल समझाया था ना कि गति का जड़त्व क्या होता है। गेंद का मतलब एक बॉल का एग्जांपल लिया था। मान लेते हैं कि एक बॉल है और एक सरफेस पर हम लुढ़काते हैं, एक मैदान में फेंकते हैं, तो गेंद जब तक नहीं रुकेगी तब तक कि उस पर कोई बाबल नहीं लगाता। जस्ट अभी समझाया था ना। तो क्या मतलब निकला? जब अगर हम कोई गेंद को फेंकते हैं किसी सरफेस पर या किसी जमीन पर तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, या कि मतलब उसी गति पर रहना पसंद कर देगी। मान लेते हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गेंद को मतलब सरफेस पर दौड़ रही है तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा में रहना ही पसंद करेगी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। एयर रेजिस्टेंस के कारण और घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण, जमीन का फ्रिक्शन के कारण वो उसकी जो गति है धीरे धीरे धीमी होने लगती है, जिसके कारण कुछ समय बाद जो गेंद हमारी है वो रुक जाती है। लेकिन अगर इसी गेंद को हम निर्वात में या स्पेस में फेंके तो वह उसी वेग से आगे की ओर गति करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई फ्रिक्शन है और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है, समझे। निर्वात का मतलब क्या होता है? वहां पर कोई भी वायु नहीं है उसको रोकने के लिए और ना ही कोई फ्रिक्शन है उसको रोकने के लिए। जिस वेग से गेंद निर्वात में हम फेंकेंगे उसी वेग से
हमेशा के लिए वह आगे की ओर बढ़ती जाएगी, वो यानी कि कभी भी वो गेंद रुकेगी ही नहीं अगर इस किसी गेंद को निर्वात में या स्पेस में फेंकते हैं, समझे ना। इसी को कहते हैं गति का जड़त्व। अब गति के जड़त्व को समझ लिया, अब वस्तु का मतलब जो दिशा का जड़त्व क्या होता है, दिशा का जड़त्व समझ लेते हैं। देखो दिशा का जड़त्व समझ लेते हैं, एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है दिशा के जड़त्व को समझने के लिए। देखो अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर देखो जब हम किसी बस में किसी बस में बैठे होते हैं, अगर अचानक वो मोड़ आ जाती है, अगर अचानक बस मुड़ती है तो हम उस मोड़ की ओर झुक जाते हैं। ऐसा आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, मोड़ की ओर क्यों झुक जाते हैं? यही कारण है कि दिशा का जड़त्व है। देखो मतलब जो हमारी बस है वो सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में उसी वेग से, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से मान लेते हैं, उसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से है और उसका जो सीधी रोड पर चल रही है। लेकिन अचानक मोड़ होने के कारण तुरंत जब बस मुड़ती है तो, लेकिन देखो जो न्यूटन को जो जड़त्व का नियम कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो वह सीधी रेखा में ही चलना पसंद करेगी। लेकिन जब अचानक बस मुड़ती है तो देखो बस तो मुड़ जाती है, लेकिन हम अचानक उसी दिशा में जो जिधर मोड़ होती है उसी की ओर झुक जाते हैं। इसी को कहते हैं हम दिशा का जड़त्व। यानी हमारी जो हम है वो सीधी रेखा में चल रहे हैं यानी बस के साथ, तो बस तो एकदम से मुड़ जाती है, लेकिन जो हमारा वी वेग से उसी वेग से चल रहे हैं जिस वेग से हमारी बस चल रही है, और हम भी उसी वेग से चलते हैं। लेकिन जब अचानक बस मुड़ती है तो हम भी उसी वेग से उसी की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम मतलब मोड़ की ओर अचानक झुक जाते हैं। इसी को कहते हैं दिशा का जड़त्व। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके बारे में समझ गए ना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहते हैं इसको जड़त्व का नियम। और किसी वस्तु का जड़त्व भी 3 प्रकार का होता है। जो पहला है वो गति का विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। जस्ट हमने अभी जो समझा है। अब समझ लेते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम, इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कंपेयर टू न्यूटन के फर्स्ट लॉ और यानी प्रथम नियम और थर्ड लॉ यानी कि तीसरे नियम के अपेक्षाकृत। तो देखो न्यूटन का जो दूसरा नियम है संवेग का नियम यानी लॉ ऑफ मोमेंटम, ये नियम ये कहता है यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाहुबल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समझने की जरूरत है, मतलब इसको डेफिनेशन को आप ये मत समझना कि ये क्या हुआ, संवेग क्या है, अनुक्रमानुपाती क्या, मतलब आपका भाई है ना, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान शब्दों में। देखो क्या एक बार समझ लेते हैं न्यूटन का जो दूसरा नियम क्या है। अगर किसी वस्तु का न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाहुबल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समझ लेते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। देखो मान लेते हैं कि इसको हम अगर गणितीय भाषा में लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? तो इसको गणितीय भाषा में लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। समझ गए ना? वस्तु पर लगाए गए बाहुबल के मतलब किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती उस वस्तु पर बाहुबल लगाने के अनुक्रमानुपाती यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। समझे ना? और इसको अगर और सिंपलीफाई करते हैं तो जो लास्ट में हमारा आंसर आता है, जो लास्ट में एक फार्मूला निकल कर आता है उसको जो फार्मूला निकल कर आता है F बराबर ma। F यहाँ पर वस्तु पर लगाए गए बाहुबल है और m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, और जो हमारा a है वो वस्तु का त्वरण है यानी कि किस गति से वस्तु चल रही है। समझ गए ना? अब देखो डिटेल में समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है यानी कि देखो संवेग की बात यहाँ पर दूसरे नियम में आई है, तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो किसी वस्तु का जो संवेग होता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं F जो किसी वस्तु का संवेग है उसको इसकी जो होता है mb, P बराबर mb। समझे ना? P बराबर mv, P बराबर mb। इसी को मतलब इसको गणितीय भाषा में कहते हैं किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? P बराबर mb। समझे ना? संवेग परिवर्तन की दर। मान लेते हैं कि अगर देखो इसको समझ गए। अब न्यूटन के जो दूसरा नियम है इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, बिल्कुल आसान समझे में तभी आपको समझ में आएगा। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसके एग्जांपल देते हैं। देखो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम अगर कुछ ऊंचाई से किसी फर्श पर कूदते हैं तो हमें ज्यादा चोट लगती है, लेकिन अगर उसी ऊंचाई से हम किसी रेत पर कूदते हैं या नरम मिट्टी पर कूदते हैं तो हमें चोट कम लगती है। ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा है? देखो जब हम मतलब ऊंचाई से हम किसी फर्श पर कूदते हैं, पक्के फर्श पर कूदते हैं तो हमें चोट इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि जो संवेग परिवर्तन की जो समय है वो 0 होता है, उसको समय 0 मिलता है। इसलिए जो t 0 होगा, देखो हमारा फार्मूला होता है F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और जब t कम होगा यानी कि समय कम होगा तो F ज्यादा होगा यानी कि बल, यानी F ज्यादा होगा तो हमें बल मतलब चोट ज्यादा लगेगी। सिंपल सी बात है ना? अब जब हम देखो जब उसी ऊंचाई से हम रेत के ढेर पर कूदते हैं या नरम मिट्टी में कूदते हैं तो हमें चोट कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि जो हमारा संवेग है उसको समय ज्यादा मिल जाता है यानी कि 0 नहीं मिलता, 0 से अधिक समय मिल जाता है।
लेकिन जब देखो जब समय ज्यादा मिलेगा यानी कि टी का मान अधिक होगा तो एफ का मान कम होगा, समझे ना। टी का मान अधिक होगा तो एफ का मान कम होगा, और जब एफ का मान यानी कि बल का मान कम होगा तो हमें चोट कम लगेगी कंपेयर टू किसी फर्श पर कूदते हैं इसकी अपेक्षा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि देखो जब अगर मतलब गाड़ियों में जो नीचे वो स्प्रिंग लगी होती है, इसको क्यों कम मतलब लगाया जाता है? कभी नोटिस किया है? जो मतलब गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में और 4 पहिए गाड़ियों में स्प्रिंग लगी होती है, इसलिए इनको नीचे लगाया जाता है क्योंकि जो मतलब संवेग परिवर्तन में जो समय है वो अधिक लगे, जिससे झटके जो ड्राइवर तक है झटके वो कम लग पाए, यानी जाने में समय कम अधिक लगेगा, जिससे बल भी ड्राइवर पर जो बैठा है उस पर बल कम लगेगा, जिसके कारण झटके भी कम लगेंगे। इसलिए नीचे जो स्प्रिंग होती है उसको लगाया जाता है टायरों के पास, ठीक है। वो मतलब न्यूटन के दूसरे नियम पर भी ये काम करता है, या मतलब इसको काम में लाया जाता है, समझ गए ना, न्यूटन का दूसरा नियम। अब चलिए समझ लेते हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको क्या कहते हैं। न्यूटन का जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। काफी ज्यादा सिंपल है ये, पहले और दूसरे के नियम के भी मतलब काफी इससे भी ज्यादा सिंपल है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, देखो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये कहता है किसी वस्तु की क्रिया सदैव उसकी अपोजिट साइड यानी कि विपरीत दिशा में होती है। किसी वस्तु की क्रिया सदैव उसके विपरीत दिशा में होती है। मान लेते हैं कि अगर बॉल को, अगर फुटबॉल को हम लात से मारते हैं तो देखो बॉल तो बहुत दूर चली जाती है, लेकिन अगर जितना बल हम फुटबॉल पर लगाएंगे बल भी उतना ही बल हमारे पैरों पर यानी हम पर लगाएगा। एक और एग्जांपल इसको आसान शब्दों में लेते हैं कि देखो जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, रॉकेट होते हैं, हेलीकॉप्टर है, ये किस प्रिंसिपल कार्य करते हैं? ये न्यूटन के तीसरे नियम पर ही काम करते हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शंस। देखो जब रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा तो आप नोटिस किया होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में गैस, नीचे से गैस निकालता है, नीचे से इतनी बड़ी मात्रा से पृथ्वी पर दबाव डालता है, जो गैस यहाँ से निकलती है गर्म होकर पृथ्वी पर इतनी बड़ी मात्रा में बल लगाता है, जिससे पृथ्वी भी उतना ही बल उसकी विपरीत दिशा में रॉकेट पर लगाता है। मतलब जितना बल रॉकेट पृथ्वी पर लगाएगा उतना ही बल पृथ्वी रॉकेट पर लगाती है, जिसके कारण जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, समझे ना। यही इसकी कारण ही मतलब न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही रॉकेट हमारा उड़ पाता है, समझे ना, समझ गए। देखो इस वीडियो में आप ध्यान से, बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, बंदूक से जब गोली हम छोड़ते हैं तो अचानक जो हमारी बंदूक है पीछे की ओर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? देखो जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है और उतना ही बल गोली बंदूक पर लगाती है, लेकिन जो बंदूक का जो द्रव्यमान है, वो वजन है, वो का मतलब गोली की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जिसके कारण जो हमारी बंदूक है थोड़ी हल्की सी पीछे की ओर हो जाती है। लेकिन इन मोहतरमा को देखिए, इन्होंने कभी न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये इन्होंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए इन्होंने मतलब बंदूक को चलाना भी सही से नहीं आता है, इनको नहीं पता कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, इसलिए इनका काम तमाम होने वाला था, अचानक ही पीछे की ओर मुड़ गए, समझ गए ना। यही होता है कि न्यूटन के नियम को इन्होंने सही से नहीं पढ़ा था, इसलिए इनको ये हाल है। इसलिए मतलब ये इनको बंदूक भी सही तरीके से समझने नहीं आती है, समझ गए ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।